नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBCL अंडाल में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें 25 नंबर के जो जनरल साइंस हैं उसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसी में से एक टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में खास करके हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों, इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक चैप्टर का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और उस पर एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। डोबेराइनर का नियम। डोबेराइनर ने सर्वप्रथम त्रिक नियम दिया, इसे ट्रायड लॉ भी बोलते हैं। परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने तत्वों को सजाया और देखा कि हर 3 तत्व जो है एक ही गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उन्होंने उसे ट्रायड लॉ के नाम से बताया। जब डोबेराइनर ने जब तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट करना शुरू किया, उस समय शायद 26 या 28 ऐसे तत्व विद्यमान थे। उसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, ऑक्टेट लॉ, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित, और उन्होंने ऐसा देखा कि हर 8वां तत्व सेम उसी गुण को प्रदर्शित करता है जैसा कि पहला तत्व प्रदर्शित कर रहा था। इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का नियम दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम लोगों के जो सुर और ताल हैं, वो किस तरह से जो सुर होते हैं वो 8वां जो होता है रिपीट होता है, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने अष्टक नियम दिए। उन्होंने प्रथम तत्व हाइड्रोजन को सजाया और अंतिम तत्व जो उस समय ज्ञात थे थोरियम था। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड ने जब अपने तत्वों को एक पीरियोडिक टेबल में जब सजाया तो उस समय अंतिम तत्व कौन सा था, तो अंतिम तत्व था थोरियम। कुल तत्वों की संख्या 56 थी। जब उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करना स्टार्ट किया था, टेबल बनाया था, तो उस समय कुल 56 तत्व ही विद्यमान थे। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिए उसके हिसाब से जो तत्वों का गुण है वो केवल कैल्शियम तक ही देखने को मिला, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40 है। तो वहां तक ही ये गुण देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कई विसंगतियां देखने में आई। इस प्रकार न्यूलैंड का जो वर्गीकरण करने का ये था वो अमान्य हुआ। डोबेराइनर के द्वारा शुरू किए गए इस तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास को न्यूलैंड ने काफी आगे तक लेकर गए। उसके बाद जो इसमें कुछ कमियां थी उसको मेंडेलीफ ने दूर किया। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मेंडेलीफ जब उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया था उस समय तक तत्वों की संख्या 63 थी। ये भी आपको याद रखना होगा। आवर्त सारणी में ऊर्ध्व यानी वर्टिकल स्तंभ को ग्रुप यानी कि समूह कहा जाता है, और जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको पीरियड कहा जाता है। अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा गया, और ये जो क्षैतिज कतार है यानी हॉरिजॉन्टल, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज कतार है, उनको पीरियड्स कहा गया। पीरियड्स क्या होता है? पीरियड्स होता है जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वही चीज रिपीट होता है, उसे पीरियड कहते हैं। तो न्यूलैंड ने भी कहा था कि जब तत्वों को हम लोग उसके परमाणु भार के क्रम में सजाएंगे तो हर 8वां तत्व का गुण उससे मिलेगा, यानी कि एक हर 8वां तत्व के बाद जो वो रिपीट होगा फिर से वही तत्व आएगा उसमें, मतलब एक ही ग्रुप में वो लोग पड़ जाएंगे। तो रिपीट होना ही पीरियड कहलाता है। तो याद रखें दोस्तों, ये जो क्षैतिज स्तंभ है, क्षैतिज कतार है, कतार बोलते हैं, ये जो क्षैतिज कतार है मतलब हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को
पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम है उनको ग्रुप्स कहा जाता है। तो मेंडेलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें पीरियडों की संख्या 7 थी और जो ग्रुप्स हैं उनकी संख्या 8 थी। याद रखें दोस्तों, जब मेंडेलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण शुरू किया था उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। इनर्ट गैसेस, जिसे हम लोग नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं, वो उसकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने 8 ग्रुप ही बनाए थे। बाद में जब अक्रिय गैसों की खोज हुई, इनर्ट गैसेस की खोज हुई, तो उसके लिए एक अलग सा ग्रुप बना दिया गया, 9th ग्रुप में उसे रख दिया गया। तत्वों के परमाणु भार के आधार पर रखे थे। मेंडेलीफ ने तत्वों को किस तरह सजाया था? उसके एटॉमिक मास के आधार पर, या एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट, उसके आधार पर उन्होंने रखा था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया था। इसलिए उन्होंने पहला तत्व जो सजाया था वो हाइड्रोजन था। उसके बाद उन्होंने जो है उससे भारी तत्वों को रखा, फिर उससे भारी तत्वों को रखा, इस तरह से उन्होंने सजाया। तो मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल के बारे में और भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। मॉडर्न मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां थी जिसे मोजले ने सुधार करके एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है और मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल को भी अध्ययन करना है। और पीरियोडिक टेबल जो बनाया इतने प्रयासों के बाद, डब्ल्यू ने, न्यूलैंड ने, मेंडेलीफ ने, मोजले ने, इस तरह से इन्होंने जो सम्मिलित प्रयास से जो इतना मेहनत से पीरियोडिक टेबल बनाया, उसका लाभ क्या है? उसका लाभ है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जो एक ही ग्रुप के तत्व हैं, जो भी एक ही ग्रुप में पढ़ते हैं, उन तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता है। जैसे आप लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, अगर इन तत्वों को देखेंगे तो इनके रासायनिक गुण लगभग समान आपको मिलेंगे। ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, ये जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये वायु में खुद जो है रिएक्शन में ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। मतलब इनके जो रासायनिक गुण हैं बिल्कुल उसमें आपको समानता दिखेगी। तो जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का अच्छा ज्ञान रखने से हमें केमिस्ट्री के बहुत सारे सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाता है और हम लोग वो आंसर बहुत इजीली कर पाते हैं। और विज्ञानों के शोध करने में, बहुत सारी चीज़ों में ये पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के लिए एक वरदान है, जिसमें तत्वों के रासायनिक गुणों में क्या समानता है, ये तत्व किस तरह के यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, क्या ये है, ये सभी जो है मतलब प्रिडिक्शन, हम लोग अनुमान जो है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से लगा सकते हैं। कौन तत्व ज़्यादा सक्रिय होगा, कौन तत्व इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर देगा, कौन तत्व इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा, जल्दी ग्रहण कर लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन का जल्दी से त्याग कर देगा, ये सारी बात जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तत्वों का जो परमाणु होता है उसका आकार कैसा होता है, वो क्षैतिज कतारों में किस प्रकार बढ़ता या घटता है, वो ग्रुप में कैसे बढ़ता या घटता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेन फोकस हम लोगों का होगा कि मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों के रासायनिक गुण हैं वो किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। एक क्षैतिज में, जब क्षैतिज कतारों में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तब, वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तब, इन सब सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो केवल एक जो है बेसिक नॉलेज है आपको, क्योंकि जीके का प्रश्न है तो ये सब भी पूछ देते हैं कि मेंडेलीफ ने जब तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू किया था तो कितने तत्व थे, तो हम लोग बोलेंगे 63 थे। उन्होंने तत्वों को किस मतलब यूनिट को मान करके उसको सजाया था, तो परमाणु भार को मान के सजाया था। ये जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं, किंतु मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइंस में अभी जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आधारभूत नॉलेज होगा, वो बेसिक नॉलेज होगा, वो कंसेप्चुअल होगा, जो कंसेप्ट पर आधारित होगा। तो मेरा मकसद यही होगा यह वीडियो बनाने का कि आपको पीरियोडिक टेबल के इस चैप्टर पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, जिससे कि आप इसके किसी भी प्रश्नों का उत्तर दे सकें।
मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या उन्होंने अपने ये में ग्रुप्स बनाए थे 8। मैंने पहले ही बताया आपको, उस समय अक्रिय गैसों की, इनर्ट गैसेस की खोज नहीं हुई थी, इस कारण 8 ही ग्रुप था। बाद में जब इनर्ट गैसों का पता चला, अक्रिय गैसों का पता चला, जिसमें आर्गन, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्ट ये सब हैं, तो उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, जिसे 9th ग्रुप कहते हैं। उन्होंने टोटल जो पीरियड्स थे, पीरियड 7 थे। पीरियड को इस तरह से दिखाते हैं। पीरियड आज भी 7 ही है। आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोजले ने बनाया उसमें भी आवर्त 7 ही हैं, लेकिन वर्ग 18 हो गए हैं। हम लोग आगे चलकर अभी थोड़ी देर में मोजले के द्वारा बनाए गए आधुनिक पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो ऐसा देखा गया कि कुछ कुछ तत्व थे जो सीक्वेंस में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कई जगह अपने पीरियोडिक टेबल में, अपने द्वारा बनाए गए पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़ दिए थे और नए तत्वों के विद्यमान होने की भविष्यवाणी उन्होंने अपने उस पीरियोडिक टेबल में पहले ही कर दी थी। उन्होंने पूरे दावे के साथ कह दिया था कि निश्चित तौर से इस गुण वाले तत्व, उन्होंने नाम नहीं बताया था कि मतलब ये तत्व होगा, क्योंकि जब खोज होगा तो उसका क्या नाम दिया जाएगा, है ना, ये तो बात की बात है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि जो भी तत्व इस जगह पर बैठेगा उसका रासायनिक गुण लेकिन ये होगा। उन्होंने उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो रासायनिक गुण हैं, उन्होंने पहले ही निर्धारित कर दिए थे। तो दोस्तों, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है हमें ये बहुत पॉजिटिव चीज ये देता है कि किस तरह से उन्होंने प्रकृति में किसी तत्व के विद्यमान होने की पुष्टि कई वर्षों पहले ही कर दी थी। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने लगभग जिन जिन तत्वों की भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उनके जो पीरियोडिक टेबल हैं उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ कमियां भी थी। कमियों में एक अक्रिय गैसों को, उस समय तो अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए कोई ग्रुप उन्होंने नहीं निर्धारित किया था, ये तो जाहिर सी बात है। हाइड्रोजन को उन्होंने निश्चित स्थान नहीं दिया था, दो जगह पे उन्होंने हाइड्रोजन को रख दिया था। एक बार क्षारीय धातुओं के साथ ग्रुप 1 में रख दिया था, और एक बार जो है जो हैलोजन ग्रुप है उसके साथ भी रख दिया था, क्योंकि उसकी रासायनिक गुण उन्होंने केमिकल टेस्ट कर करके रखा था, कौन सा तत्व किसके साथ रासायनिक गुण समान दर्शा रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो एल्काली धातुओं के साथ भी रासायनिक गुण दर्शा रहा था। एल्काली मेटल मतलब जैसे क्षारीय धातु में लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो है क्षारीय धातु हैं। रुबिडियम, ये क्षारीय धातु हैं। इन सब के साथ भी हाइड्रोजन जो है समान गुण दिखा रहा था। और ये हैलोजेंस के साथ भी, हैलोजेंस बोलते हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, F, ये हैलोजेंस के साथ, इसे हैलोजेंस कहते हैं मित्रों, ये हैलोजेंस है, ये हैलाइड बनाते हैं इसीलिए। तो हैलोजेंस जो है इसके साथ भी हाइड्रोजन ने समान गुण दिखाया, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन को एक बार यहाँ रख दिया था और एक बार यहाँ रख दिया था इसके साथ। तो आप सबको पता चला कि इसके मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें एक ड्रॉबैक ये भी था कि उन्होंने हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया था। तो इसकी वजह आप समझ गए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कौन सा तत्व एक समान रासायनिक गुणों को दर्शाता है, उन्होंने एक ग्रुप में उसे रख दिया था। तो हाइड्रोजन जो है क्षारीय धातुओं, इसे क्षारीय धातु भी कहते हैं, इसे क्षारीय धातु भी कहते हैं, यानी एल्काली मेटल। ये क्षारीय धातुओं के तरह भी गुण को दर्शाता है हाइड्रोजन, इसलिए उन्होंने एक बार उसे क्षारीय तत्वों के साथ रख दिया और एक बार उसे हैलोजेंस के साथ भी रख दिया, क्योंकि वो हैलोजेंस के तरह ही रासायनिक गुण दर्शाते थे।
तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? आपको पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया था? तो याद रखिए, उसे दोनों ग्रुप में रखा गया था, ग्रुप 1 और ग्रुप 7। इसे ग्रुप 1 कहते हैं, ये ग्रुप 1 में रखा गया था, और इसे ग्रुप 7 में कहते हैं। इसे ग्रुप 1 और ग्रुप 7 दोनों में रखा गया था, ग्रुप 7 में रखा गया था। तो इसके रासायनिक गुण जो है समानता की वजह से इसे रखा गया था। दूसरी कमी थी उसके बाद उन्होंने जिन तत्वों के प्रकृति में विद्यमान होने की पुष्टि पहले ही कर दी थी, उसमें कौन कौन से तत्व जो हैं वो थे। उन्होंने कहा था कि और तत्व का नाम रख दिया था अपने तरफ से एका बोरॉन। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बोरोन के तरह इसका रासायनिक गुण होगा। तो बाद में स्कैंडियम नामक धातु का पता चला, स्कैंडियम, और ऐसा देखा गया कि बिल्कुल स्कैंडियम का गुण बोरॉन से मिलता जुलता है। दूसरा तत्व था एका एल्यूमिनियम। और ऐसा देखा गया इसी तरह से एक नए धातु की खोज हुई, गैलियम, और ऐसा देखा गया कि गैलियम का रासायनिक गुण बिल्कुल एल्यूमिनियम से मिलता जुलता है। एका सिलिकॉन, उन्होंने एक और तत्व की भविष्यवाणी की थी और उसका नामकरण भी कर दिया था एका सिलिकॉन। मतलब बिल्कुल सिलिकॉन से, एका मतलब एकदम सेम जो है सिलिकॉन के तरह ही तत्व होगा, उनका कहना यह था। तो बाद में पता चला वो तत्व था जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की खोज हुई। तो एग्जाम में क्या प्रश्न दिया जा सकता है? यहां से आपको आ सकता है कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में जिसे एका एल्यूमिनियम कहा था, जिस तत्व की भविष्यवाणी की थी एका एल्यूमिनियम कहकर, उस तत्व का जब खोज हुआ तो वो तत्व कौन सा था जो एका एल्यूमिनियम का जगह लिया, मतलब एका एल्यूमिनियम का जगह उसने प्राप्त किया। तो वो तत्व था, माने धातु था, गैलियम। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से धातु ने एका बोरॉन की जगह ली है, तो हम लोग बोलेंगे स्कैंडियम। अगर बोलेगा एका सिलिकॉन की जगह किसने ली है, तो हम लोग बोलेंगे जर्मेनियम। तो याद रखें दोस्तों, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। और इसके ड्रॉबैक्स हमने बताए। ड्रॉबैक्स में आप याद रखिए, अक्रिय गैसों का खोज नहीं होने के कारण उसका कोई पोजीशन नहीं था उसमें। सेकंड, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को दो दो जगह पे रख दिया था उन्होंने, एक एल्काली धातुओं के साथ और दूसरा हैलोजेंस के साथ। ये एक ड्रॉबैक था। थर्ड ड्रॉबैक था, कुछ जगह उन्होंने खाली छोड़ दिया था और बताया नहीं था कि मतलब यहाँ पर क्यों उन्होंने खाली छोड़ा है। मगर जो दावा किया था कि ऐसे तत्व, ये पॉजिटिव है एक्चुअली, ड्रॉबैक नहीं है, ये पॉजिटिव हम लोग कहेंगे। उन्होंने दावा कर दिया था कि ये तत्व जो भी तत्व भविष्य में मिलेंगे उसका गुण इससे मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने एका बोरॉन की जो है होने की दावा की थी, क्योंकि वो बोरॉन से मिलता जुलता उसका रासायनिक गुण होगा, तो उन्होंने स्कैंडियम कह दिया। एका एल्यूमिनियम, गैलियम, तो उन्होंने जितने भी नए नए धातु खोजने से ये होते थे, उन सबको बोरोन से रिएक्शन करा करा के देखा गया, बोरोन के तरह ही। जैसा बोरोन कोई भी ऑक्साइड बनाता है या बोरोन कोई भी एसिड बनाता है, तो उस तरह ही उस तत्व का रिएक्शन करा के देखा गया और देखा गया कि स्कैंडियम जो है बिल्कुल बोरोन के तरह ही रासायनिक गुणों के हिसाब से व्यवहार करता है। तो ऐसा मान लिया गया कि वो स्कैंडियम ही है जिसकी भविष्यवाणी मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में पहले ही कर दी थी। इसी प्रकार यही गुण गैलियम और जर्मेनियम के साथ भी है, आप इसे याद रखें। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो है समस्थानिकों का। याद रखें, समस्थानिकों की खोज उस समय नहीं हुई थी जब मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया था। समस्थानिक क्या है? समस्थानिक है
जिनका एटॉमिक नंबर तो समान होता है, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान होती है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। तो जब ओवरऑल जब एटॉमिक वेट निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। यही कारण है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है। ये पॉइंट में आने का रीजन क्या है? क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का 2 समस्थानिक है, Cl17 एंड Cl17। तो जब हम इनको एवरेज निकालेंगे तो ऑलमोस्ट आप देखिएगा 35.5 आएगा औसत निकालने से, एवरेज निकालने से। इसीलिए एटॉमिक वेट को जो है, जैसे ही समस्थानिकों का खोज हुआ तो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें जो भी कमियां थी लोगों ने लगभग एक्सेप्ट किया हुआ था, लेकिन जैसे ही आइसोटोप्स की खोज हुई, लोग मेंडलीफ के बनाए गए पीरियोडिक टेबल को ऑथेंटिक नहीं मानने लगे और सोचे कि जरूर इस पर कुछ और जो है, माने कोई और बेस होगा जिसके आधार पर क्लासिफाई करने से ये आ जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, किस तरह से पहले डोबेर्नियर ने स्टार्ट किया, इसीलिए उसे पीरियोडिक टेबल का जनक भी बोल सकते हैं। अगर आपको प्रश्न आए कि पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहते हैं, तो डोबेराइनर को, जिसने त्रिक नियम दिया, ट्रायड लॉ दिया, क्योंकि उन्होंने पहले बार प्रयास किया था। उसके बाद न्यूलैंड आए, उसके बाद मेंडलीफ आए, उसके बाद उस मेंडलीफ के कमियों को सुधार करके मोज़ले ने एक अचानक ऐसा महसूस किया, देखा कि तत्वों को उसके एटॉमिक मास के आधार पर, यानी कि एटॉमिक वेट के आधार पर ना रख करके, अगर उसको एटॉमिक नंबर के आधार पर, यानी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर जब उसको हम लोग बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो देखा जाता है कि सारे तत्व जो है एक निश्चित अंतराल के बाद वही रासायनिक गुण दोहराते हैं। तो दोस्तों, ये सारी विसंगतियां दूर हो गई, जो भी विसंगतियां मतलब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में थी, वो जब तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर जब सजाया गया उसके बढ़ते क्रम में, तो देखा गया कि सब कुछ जो है, जितनी भी कमियां थी सब कुछ सुधर गया। इनर्ट गैसेस को एक अलग ग्रुप में रख दिया गया इस तरह से। तो हम लोग अब मोज़ले के द्वारा बनाए गए पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आधुनिक पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोज़ले ने बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें ग्रुप्स की संख्या, सबसे पहले तो उसका बेस क्या था, जो कि हम आपको वर्बली बोल दिए हैं, एक बार लिख देते हैं। बेस बनाया, किस आधार पर उन्होंने इसका सजाया, तो बेस बनाया उन्होंने एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को बनाया। और उन्होंने कहा कि अगर तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया जाएगा तो उसके रासायनिक गुण जो है एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होते हैं। यानी कि इसको अगर ऐसी भाषा में कहें, एक डेफिनेशन के परिभाषा में, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो रिपीट होगा वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मैंने परमाणु क्रमांक के हिसाब से आप उसको रखते जाइए, एक निश्चित अंतराल के बाद उसके भौतिक और रासायनिक गुण अपने आप समान होते जाएंगे। यही बात यहाँ पर मतलब उन्होंने कही है। कई लोगों को ये परिभाषा समझ में नहीं आता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब क्या? मतलब यही कि अगर तत्वों को आप उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाते जाइएगा तो एक निश्चित अंतराल के बाद देखिएगा कि वही तत्व जो है, समान गुण वाले तत्व आपको एक कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसको ग्रुप नाम दिया गया है। तो बेस उन्होंने एटॉमिक नंबर को बनाया। दूसरा, जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स को उन्होंने बढ़ाकर 18 कर दिया, और जो पीरियड्स है वो 7 था और आज भी 7 ही है। तो इस तरह से हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है उन्होंने अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को
जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, जो बेस है, वो उन्होंने चेंज कर दिया एटॉमिक वेट से। जिन्होंने मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट लिया था, उसने उन्होंने एटॉमिक नंबर कर दिया मोजले ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलिए या मोजले का पीरियोडिक टेबल। और ग्रुप की संख्या उन्होंने 8 से बढ़ाकर 18 कर दी। 8 को ही उन्होंने 2 भागों में तोड़ दिया। ऐसा देखा गया था, एक विसंगति थी कि उन्होंने धातुओं और अधातुओं को एक ही ग्रुप में रख दिया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया कि धातु और अधातु के लिए अलग अलग ग्रुप बना दिए गए। ठीक है, तो अगर 8 को हम डबल करते हैं तो 8 गुना 16, और जो एक ग्रुप पहले से ही था, मैंने जो अक्रिय गैसों का है, तो उस तरह से वो तो इस तरह से 18 जो है मतलब ग्रुप हो गए, और पीरियड 7 थे और 7 ही हैं। तत्वों को जब परमाणु के हिसाब से ये करते हैं, तो हम लोगों को उसका थोड़ा पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, उसके रासायनिक और भौतिक गुणों को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझना होगा, जो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा देख लीजिए। ये प्रोटॉन है, प्लस चार्ज रहता है इसमें। ये पहला कक्ष है, इसे के कहते हैं, के सेल। ये के सेल है। एक एक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोगों के सोलर सिस्टम के तरह ही एटॉम के अंदर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये के सेल है। ये एल सेल है। ये एम सेल है। ये एन सेल है। ये सेल भी बोल सकते हैं या ऊर्जा के स्तर हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ये एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो एक सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसका सूत्र होता है 2n²। मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन एक सेल में रह सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये पहला कक्ष है, ये हम लोगों का पहला कक्ष है। तो हम लोग यहाँ पर अगर 1 बिठाएंगे फॉर्मूला में, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 × 1, तो 2 1 जा 2, यानी मैक्सिमम के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एल सेल में अगर हम लोग, ये के सेल की बात किए हम लोग, के सेल में अगर एल सेल की बात करते हैं, एल सेल में कितने जो है, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जरा देखिए फॉर्मूला हम लोगों का 2n² है। के एल, एल मतलब दूसरा सेल है, तो इसका फॉर्मूला है 2n², 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम 2 चौके 8, मैक्सिमम आपका एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार आप तीसरा भी निकाल के देख सकते हैं। तीसरा हम डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठा दे रहे हैं। तीसरा यानी कि एल सेल, आपका एम सेल में कितना होगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। आप एन सेल में भी देख सकते हैं। एन सेल में 2n², एन मतलब आपका 4th सेल है ये, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32। यानी कि किस तरह से आप देखें कि के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या क्या हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपको थोड़ा जरूरत पड़ेगा पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, इसलिए हमने इसे आपको बताया। आप ये गौर करके रखिए, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार
शेल की संख्या K, L, M, N बढ़ती जा रही है, आप गौर कीजिए परमाणु का जो आकार है, परमाणु का साइज जो है एटॉम का, परमाणु के एटॉम का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प होगा। आप जरा सा गौर कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं केंद्रक में, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन सारे रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, मतलब अंदर में जो आवेश की अगर बात की जाए तो प्लस ही होता है। और जितने प्रोटॉन होते हैं अंदर में, मतलब केंद्रक में, उतने ही इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव चार्ज बाहर में कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इसे आप सेल भी बोल सकते हैं या कक्षा, इसमें घूमते रहते हैं। तो ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन अगर दूर होता चला जाएगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी आप इसे बोल सकते हैं, केंद्रक, नाभिक भी बोलते हैं हिंदी में इसे, नाभिक या केंद्रक। केंद्रक से आप ज्यों ज्यों दूर होते जाइएगा, इस इलेक्ट्रॉन को जितना आसानी से ये खींच के रख सकता है उतना इस इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं रख सकता है, क्योंकि दोनों आवेश के बीच में दूरी बढ़ गई है। और आप जानते हैं कि दोनों जो दो आवेशों के बीच में जो दूरी है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्स स्क्वायर के बराबर होता है। जितना दूर होता चला जाएगा दो आवेश, उसके बीच में लगने वाला बल उतना ही कम होता चला जाएगा। तो आप बताइए कि इस जो न्यूक्लियस के सामने ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस, इसको ज्यादा जोर से खींच के रखेगा अपने तरफ या फिर इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखेगा? तो आप महसूस करेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन सामने वाला कक्षा में होगा, ये न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसको ज्यादा खींच के रखेगा, उसको भागने नहीं देगा। लेकिन जो दूर होता चला जाएगा उस इलेक्ट्रॉन पर इस केंद्रक की पकड़ कमजोर हो जाएगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाने का संभावना ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेंगे। यही सब गुण हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि किस तरह से हमने, और भी हम इसका चित्र बना देंगे। तो इसको मिटा देते हैं। हम आपको समझाने के लिए ये ग्रुप 1 के तत्वों को ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए ग्रुप 1 के तत्वों को लेते हैं, और इधर में ग्रुप 1 के तत्वों को ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको पीरियड का तत्व ले लेते हैं, पीरियड सेकंड पीरियड का ले लेते हैं, पीरियड सेकंड का। ग्रुप 1 के कौन कौन से तत्व हैं, उसमें से हम आपको कुछ तत्वों को ही लेंगे, इसमें आपको समझाने में सुविधा होगी। लिथियम जिसका परमाणु संख्या 3 होता है, सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, पोटेशियम जिसका परमाणु संख्या 19 होता है, रुबिडियम जिसका परमाणु संख्या 37 है। ये तत्व आपको हम अपना जो इसके रासायनिक और भौतिक रासायनिक गुण है उसको समझाने में इसकी मदद लेंगे। केवल आप इसे याद रखिएगा, इससे आपको सारा जो गुण है वो समझ में आ जाएगा। ये पीरियड है, इसमें हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये ग्रुप है, इसमें हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। पहले ही हमने आपको बताया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल हो या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, जो लंबवत कतार है, जो वर्टिकल लाइन है, उसको ग्रुप कहते हैं, और जो क्षैतिज कतार है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे पीरियड कहते हैं। तो ये वर्ग है टॉप टू बॉटम, और ये ग्रुप है टॉप टू बॉटम, और ये पीरियड है। पीरियड हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, हाँ, लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप को कैसे पढ़ेंगे? टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे, और पीरियड को हम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? हम लोग सेकंड पीरियड का कुछ तत्वों को ले लेते हैं। सेकंड पीरियड में लिथियम, इसकी परमाणु संख्या 3 है, बेरिलियम 4 है, बोरोन 5 है, कार्बन परमाणु संख्या इसकी 6 है, नाइट्रोजन
7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है। ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद तो अक्रिय तत्व है, मतलब निष्क्रिय गैस, उससे हम लोगों को ये नहीं है, ये चीज़ है। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसी सेल में हो सकता है, उस आधार पर इलेक्ट्रॉनों को आपको सजाना है। उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो हम लोग इसको जरा सा तोड़ते हैं। आप देखिएगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में 1। सोडियम का 11 है, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा में 1। तब 2 8 10 1 11 हो जाएगा। पोटेशियम का 2 8 8 2 10। उसके बाद तीसरे कक्षा में रहने की बात है 18, लेकिन चूंकि 18 इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 8 रहेगा। तो जब तक 18 अवेलेबल नहीं है तो 8 ही भरता चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 8 8 16 2 18, लास्ट में 1। रुबिडियम का देखते हैं, 2 8। इसमें देखिए 18 इलेक्ट्रॉन आपके अवेलेबल है, 18 8 26 और 2 28, 18 28 और 8 36। 18 के बाद इलेक्ट्रॉनों का रहने का बात है 32, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग 8 रखेंगे। ये रहा लास्ट में 1। इस तरह से देखिए 18 8 26 27 और 8 27 3 30 और 5 35 और 2 37। 37 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए इस तरह से। तो अभी इसमें जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो है, इसमें अगर सेल की संख्या बोली जाए, सेल, नंबर ऑफ सेल ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ सेल। सेल मतलब कक्ष। ये सब जो वर्ड हैं वो थोड़ा इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, मगर आप हिंदी में भी हम बोलेंगे, आप उसको ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर ऑफ सेल हैं? 1 और 2, मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल आपका 2 है। इसमें देखिए नंबर ऑफ सेल आपका 3 हो गया, के एल और एम आ गया इसमें के और एल है, तो नंबर ऑफ सेल इसमें 3 आ गया। नंबर ऑफ सेल 3 आ गया, हम डॉट डॉट कर देते हैं। नंबर ऑफ सेल इसमें 4 हो गया, हम डॉट डॉट कर देते हैं। नंबर ऑफ सेल इसमें 5 हो गया। तो ये सब आपको अभी हेल्प मिलेगा इसमें। इसका हम लोग परमाणु का ये करते हैं, इसका हो जाएगा 2,1। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 2,2। इसका अगर करें तो 2,5, इसका अगर करें तो 2,4, इसका अगर करें तो 2,5, ऑक्सीजन का अगर करें तो 2,6, फ्लोरीन का करें तो 2,7। तो आप यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए, ये 2,3 होगा, 2 3 5। आप यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए कि जो तत्वों को हमने सजाया है ये पीरियड है, याद रखिएगा। पीरियड में हम लोग किधर से किधर जाना है, लेफ्ट से राइट। हम आपको एरो का निशान दे देते हैं, ऑलवेज इधर जाना है आपको। और ग्रुप में कैसे जाना है, इसमें थोड़ा बड़ा करके तीर का निशान दे देते हैं, आपको टॉप से बॉटम जाना है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, इसमें नंबर ऑफ सेल, इसमें जो नंबर ऑफ सेल है सभी में, आप किसी भी तत्व का उदाहरण ले लीजिए जो एक ही पीरियड में है, ये सारे पीरियड 2 के तत्व हैं। आप पीरियडिक टेबल में देखिएगा, आपको सभी तत्व एक ही ग्रुप एक ही पीरियड में मिलेंगे, ये पीरियड 2 के तत्व हैं। इसमें आप देखिए कि नंबर ऑफ सेल इसमें भी 2 है, 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 इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। यानी कि जो नंबर ऑफ सेल है वो पूरे पीरियड में सेम है, यानी कि नंबर ऑफ सेल आपका सभी में 2 करके है। और ग्रुप में हमने क्या देखा, ग्रुप में ज्यों ज्यों हम लोग टॉप से बॉटम आ रहे हैं, आप देखिए एक एक सेल बढ़ता जा रहा है। पहले ग्रुप में मतलब पहले जो 1 नंबर पे तत्व हैं उसमें 2 सेल हैं, उसके नीचे में 3 सेल हो जा रहा है, उसके नीचे में 4 हो जा रहा है, उसके नीचे में 5 हो जा रहा है। मतलब ज्यों ज्यों हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उसके सेल के संख्या में वृद्धि होता जा रहा है। और इधर में जब हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल उतना ही है, नंबर ऑफ सेल उतना ही है, लेकिन जो इसके केंद्रक में जो एटॉमिक नंबर है, आप ये लिख सकते हैं, जो एटॉमिक नंबर है
एटॉमिक नंबर, आपको हम यहाँ पर प्रोटॉन लिख देते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु का केंद्रक में जितना प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर बोलिए या प्रोटॉन बोलिए, यहाँ पर आपको प्रोटॉन से ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए हमने प्रोटॉन लिखा है। तो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए इसमें 3 प्रोटॉन थे, इसमें 4 प्रोटॉन, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, यानी कि कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपको यही समझना है, इंक्रीजिंग यानी बढ़ता जा रहा है। परमाणु के अंदर में माने जो उसका केंद्रक है उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती जा रही है दोस्तों, बढ़ती जा रही है। तो जब प्रोटॉन में, जब एटॉम में उसके प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ती जाएगी, और सेल देखिए, सेल जो है वो सभी में 2-2 सेल है, क्या होगा, हम आपको यहाँ पर इसका एक फिगर बनाते हैं और इसको तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आप यहाँ पे गौर कीजिए, जो सेल एक एक करके बढ़ता जा रहा है, अगर हम लोग इसका बनाएं तो ये अगर हम लोगों का केंद्रक है, केंद्रक को हम इस तरह से दे देते हैं, एक छोटा सा प्लस का साइन दे देते हैं, मतलब ये केंद्रक है। पहला सेल में ये है, दूसरा सेल ये है आपका। अगर 3 बनाए तो ये आपका केंद्रक, ये पहला सेल, ये आपका दूसरा सेल। अगर हम तीसरा बनाना होगा इसमें, ये बनाते हैं। अगर 4 का बनाएंगे तो ये रहा, थोड़ा हम यहाँ पे जगह है यहाँ बना देते हैं, 1 2 3 4। तो जरा सा गौर कीजिए दोस्तों, इसका मतलब है जैसे जैसे करके हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, मतलब ग्रुप 1 का हम एक ग्रुप का उदाहरण लिए हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लोग टॉप से बॉटम में आ रहे हैं तो उसका सेल का संख्या बढ़ता जा रहा है, किसी में 2 सेल है, किसी में 3 सेल है, किसी में 4 सेल है, 5 सेल भी होगा एक, तो आप गौर कीजिए वो और बड़ा बन जाएगा। यानी कि हम लोग ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर ग्रुप में हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होता चला जाएगा। परमाणु का जो आकार होगा वो बड़ा होता चला जाएगा। आप इसे परमाणु का आकार भी बोल सकते हैं या परमाणु की त्रिज्या भी बोल सकते हैं, वो बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक ग्रुप में, किसी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा, परमाणु के आकार में, परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन होगा, तो हम लोग बोलेंगे परमाणु का आकार क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। द साइज ऑफ द एटम विल बी इंक्रीजिंग। जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, परमाणु का साइज या उस तत्व का साइज बोल सकते हैं बढ़ता चला जाएगा। द साइज ऑफ द एटम विल गेट इंक्रीज, वो बढ़ता चला जाएगा। ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियड में हम लोग जरा सा देखते हैं। याद रखें दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ सेल एकदम 2 है, नंबर ऑफ सेल 2 मतलब सेम। हम आपको यहाँ पर ये लिख देते हैं सेम। हम यहाँ जो भी बोर्ड पे लिखे हैं, हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी वीडियो देखते समय थोड़ा पॉज लीजिए, रुक करके आप भी अपने कॉपी में थोड़ा लिखिए, क्योंकि देखिए मेरा मकसद आपको सिखाना है। हम लोगों का संस्था का एक ही मकसद है, आप लोगों को सिखाना। ऐसे स्टूडेंट्स जो महरूम रह जाते हैं, पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते हैं, गांव दूर दराज में रहते हैं, लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, हैंडीकैप्स लड़के जो घर से निकलने में या क्लास करने में सक्षम नहीं हैं, अगर मेरे इस वीडियो से उन लोगों को फायदा पहुंचेगा तो मैं समझूंगा कि हम लोगों के संस्था का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आप जस्ट इसे कैजुअली मत लीजिए। आप देखिएगा, ये तो हम लोगों का शुरुआत है, हम लोग जस्ट एक प्रयास कर रहे हैं, एक शुरुआत है ये। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत ना पड़े, वो खुद से ये वीडियो देखे, एक बार देखे, 2 बार देखे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बुक पढ़े, उसके बाद इस चैप्टर पर बनाए गए वीडियो को देखे, वो जरूर से जरूर समझ पाएगा और किसी भी प्रश्नों को हल कर पाएगा। ये मेरा वादा है। इसलिए आप लोग, हमारे जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, हम लोगों के पास उतना संसाधन नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जरूर आप लोग इसे थोड़ा मतलब प्लस पॉइंट की तरफ लीजिएगा। और जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, जिस प्रकार हमें लिखने में मेहनत लग रहा है, आप भी थोड़ा पेन पेपर लेके वीडियो देखिएगा। कभी भी वीडियो आप कान से मत सुनिएगा। याद रखिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आपको पेन चलाकर बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने जो लिखा है, आप भी थोड़ा पॉज ले करके थोड़ा इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद ये कीजिए, फिर हम जैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप भी थोड़ा ड्रॉ कीजिए।
जस्ट अपना जो पढ़ने का तरीका है इसको इंटरैक्टिव कीजिए ताकि आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे। नहीं नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है, तब आप वीडियो देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, हम किसी की भी बुराई नहीं करते, सभी का अपना अपना एक प्रयास है, सभी का एक अच्छा सोच है, उस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बोलेंगे कि जरूर आप इस तरह से अपना पढ़ने का तरीका को बदलिए, जस्ट वीडियो देखिए मत। अगर ये हम कुछ फिल्म बनाते तो आपको बोलते आप खाली देखिए, क्योंकि उसमें एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगा, एक गाना होगा। लेकिन ये फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एजुकेशनल वीडियो है, जो पढ़ाई के लिए आपको पेन पेपर लेना ही होगा। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण यानी मेंडलीफ, आपको उस चैप्टर को भी एक बार पढ़ना होगा थोड़ा सा, उसके बाद वीडियो देखना होगा। देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे पाइएगा। तो अगर कुछ हम ज़्यादा बोल दिए हों तो इसके लिए सॉरी, लेकिन देखिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पीरियड लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ्ट से राइट में अगर जाएंगे तो किस प्रकार जो है उसके ये में बढ़ोतरी होगा। तो आप गौर कीजिए, सभी में दो दो सेल हैं, किसी में भी सेल का संख्या इंक्रीज नहीं किया है, और वो एक ही पीरियड यानी पीरियड 2 के सारे तत्व हैं। तो नंबर ऑफ सेल इतना ही है। तो जरा देखिए क्या हो रहा है। अगर हम बेरिलियम का ड्रॉ करते हैं तो बेरिलियम में 2 कक्ष हैं, जो हम ये कर देंगे, काला जैसा कर देंगे, वो आपका न्यूक्लियस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इसमें 2 सेल हैं, तो एक सेल हमने बना दिया है, ये दूसरा सेल हम बना दे रहे हैं। पहले सेल में आपका प्रोटॉन कितना है, अगर लिथियम लेते हैं तो लिथियम से ही बनाइए, जब हम लोग ने ये किया है तो 3 प्रोटॉन है। जब हम लोग उसके बाद का तत्व बनाते हैं तो आप देखिए, अगर हम लोग इसके बाद का तत्व बनाते हैं तो आपको 4 मतलब जो है प्रोटॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 4 प्रोटॉन दिखाई दे रहा है, मतलब अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर गया है। आप देखिए 3 था, अब 4 कर गया है। और आपको याद होगा दोस्तों, नहीं भी याद है तो आप इसे याद रखिए, ये भी एक जीके का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है। तो ये लगभग आपका 1840 गुना या 2000 भी बोल सकते हैं, 2000 गुना भारी होता है। तो सोचिए, एक प्रोटॉन बढ़ने का मतलब, देखिए आपको ये लगेगा कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, तो प्रोटॉन के साथ साथ तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा है, सही बात है। लेकिन एक प्रोटॉन का जो वेट होता है, जो भारी होता है, वो लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर में बढ़ भी जाएगा तो उतना असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये प्रोटॉन आपका एक बढ़ गया। एक और बनाते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं, नाइट्रोजन का लेते हैं 7। ये प्लस है, प्रोटॉन को दर्शा रहा है। ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। तो जरा गौर कीजिए, ये अगर तीनों जो कक्षाएं हैं, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें, हमने बना दिया है थोड़ा बड़ा, क्योंकि उतना माप से नहीं बना सकते, ये समझ लीजिएगा। जैसा कि ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना ही बड़ा आप बनाइएगा, इसलिए हम आपको पेन पेपर बोल रहे हैं। ये भी इतना बड़ा लेके बनाइएगा, ये भी इतना ही बड़ा, ये भी इतना ही बड़ा। और समझिएगा कि इसके प्रोटॉन में, इसके केंद्रक में 3 प्रोटॉन था, इसके केंद्रक में 4 प्रोटॉन हो गया, इसके केंद्रक में 7 प्रोटॉन हो गया। लेकिन जो नंबर ऑफ सेल है वो कांस्टेंट है, वो 2 ही है। तो जरा सोचिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर में घूम रहे होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपका बाहर में घूम रहे होंगे, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, जो केंद्रक में उसका प्रोटॉन का जो बढ़ता जा रहा है, वो नेगेटिव को यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो जो सेल का साइज है, जो परमाणु का जो सेल का साइज है, वो छोटा होता चला जाएगा। यानी कि अगर ये इतना बड़ा है तो ये थोड़ा छोटा होगा, और हमने इसे उल्टा बना दिया है, और हम आपको इधर सही बना देते हैं। ये बिल्कुल आप देखिए छोटा हो जाएगा, ये हमने छोटा बना दिया। आपको इससे थोड़ा छोटा इसको बनाते हैं, तब आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ये +4 है, थोड़ा सा आप गौर कीजिए, ये वाला थोड़ा बड़ा है, ये वाला थोड़ा छोटा हो गया, और ये इसमें +7 है, ये और भी छोटा हो गया। तो परमाणु का जो आकार है, जैसा इसमें है, इसमें देखिए बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेल का संख्या बढ़ता जा रहा है, माने परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है। और इसमें देखिए परमाणु का आकार जो है आपका छोटा होता जा रहा है। ये इतना बड़ा था, ये थोड़ा छोटा हुआ, ये और छोटा हो गया।
है ना। अगर आप फ्लोरीन की बात करें 9, ये भी लास्ट बना देते हैं। अगर आप फ्लोरीन की बात करें 9, यानी कि उसका 9 प्रोटॉन अंदर में है। ये हमने जानबूझ करके बहुत छोटा बनाया ताकि आप साफ तौर पे समझ लें कि ये बड़ा था, ये छोटा हुआ, ये और भी छोटा हुआ और ये बिल्कुल छोटा हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए कि परमाणु का जो साइज है, परमाणु का साइज एक पीरियड में, एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये देखिए हमने इस तरह से ये बड़ा था, छोटा हुआ और छोटा हुआ, और यहाँ पर क्या होता जा रहा है ग्रुप में, जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा होगा, मतलब बड़ा होते जाएगा। तो ये आपका पहला जो टॉपिक है, हमने मैंने जो मेन पीरियोडिक टेबल पढ़ाने का और समझने में जहाँ पर आपको सुविधा होगी वो ये है। प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा कि जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो तत्वों के परमाणु के साइज पर क्या असर पड़ता है। तो परमाणु का साइज क्या होता जा रहा है दोस्तों, देखिए घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि परमाणु के केंद्रक में जो प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या देखिए 4 5 6 7 8 9 बढ़ता जा रहा है, और प्रोटॉन क्योंकि प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों को अपने केंद्र की तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो परमाणु का जो साइज है, जो सेल है, वो सिकुड़ता चला जाएगा और सिकुड़ने के कारण छोटा हो जाएगा। इसीलिए ये जो भी पीरियड की तरफ हम लोग जाएंगे उसमें परमाणु का आकार अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको लेफ्ट से राइट ना दे करके राइट टू लेफ्ट बोल दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो समझ लेंगे कि घटता जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसे दूसरे पार्ट में आपको दूंगा, तो इसका पार्ट 2 भी आपको बना के दूंगा। हाँ, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा देखा गया है दोस्तों कि हमने पहले ही आपको बताया कि लोको पायलट की जो परीक्षा हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है मतलब पीरियोडिक टेबल से आए हैं, इसलिए आप इसका याद करें। धन्यवाद।